प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है दादी माँ। क्या नाम है? दादी माँ। बच्चों, दादी माँ किसे कहते हैं? अपने पिता की माँ को दादी माँ कहते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, दादी अम्मा मान जाओ, ऐसे करके आपने गाना सुना होगा। उसमें जो दादी अम्मा है वो अपने पिता की, अपने फादर की माँ के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है दादी माँ। चलिए, इस लेसन में हम आपको बताएंगे, हम पढ़ेंगे कि दादी अम्मा हमारा कैसे ख्याल रखती है, हमारे घरों में दादी क्या काम करती है, उस बारे में हम सोचेंगे और पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, ये लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। शिव प्रसाद सिंह ने इस पाठ को लिखा है। आइए चलते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाइयाँ पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता में घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली फसलें, अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिलें, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिलें तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कि अभी इस पैराग्राफ में महीनों की बात की गई है और लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, वो अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रहे हैं, मौसम के बारे में बता रहे हैं कि हम पता नहीं कितनी बीसों, मतलब बहुत सारी मौसम देख चुके हैं, बहुत सारे मौसम देख चुके हैं, बरसात देख चुके हैं, वसंत देख चुके हैं, पर जो हमारे शुभचिंतक मित्र हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचने वाले मित्र हैं, वो मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए छुट्टियों की सूचना देते हैं। मतलब मेरे सामने तो वो छुट्टियों की सूचना देने की बातें करते हैं और मेरे पीठ पीछे, मतलब मेरे जाने के बाद, वो मुझे थोड़ी ही विपरीत परिस्थिति में कमज़ोर पड़ने वाला बताने लगते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। और
फिर मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि अब उनके बारे में कभी नहीं सोचूंगा, पर फिर सोचता हूँ कि सोचने से होता ही क्या है। और अचानक मेरी आंखों के सामने शरद ऋतु की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल और किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मेरे सामने मेरी दादी माँ की छाया ऐसे सामने आने लगती है, जैसे मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार कहते हैं बच्चों आश्विन मास। आश्विन मास आप जानते होंगे, हिंदू कैलेंडर में मास होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन, ऐसे करके जो मास होते हैं 12, उनमें से एक मास है आश्विन मास। तो उसे कहते हैं क्वार। कि लेखक कह रहे हैं कि मुझे जैसे क्वार के दिन आ गए हैं ऐसे लगता है, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। दूर के सिवान से बहकर, सिवान कहते हैं खेत को जहां पर फसलें बोई जाती हैं, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये घास हैं, घास कहते हैं ग्रास। मोथा और साई अधगली घासें मीन्स पानी में मोथा और साई नाम के जो ग्रास हैं वो पानी में पड़ करके अधगली गल चुकी हैं, वो सड़ चुकी हैं। घेऊ और बन प्याज की जड़ें, ये फसलों के नाम है, घेऊ और बन प्याज। प्याज जो ओनियन होता है उसी की एक किस्म है बन प्याज। उनकी जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। क्वार के महीने में ये सब घेऊर और बन प्याज की जड़ें और मोथा और साई की अधगली घासें नाना प्रकार की मीन्स विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में जो खोलता हुआ पानी मीन्स गर्म पानी में सड़ करके एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, अलग प्रकार की गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। गांव के किनारे पर जो जलाशय हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें बाहर से धम से कूद रहे हैं और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। सबको अलग अलग जो मौसम है वो अच्छा लगता है। और आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो कोई चिंता की बात नहीं होती। आषाढ़ के मास में आम और जामुन फल होता है, जैसे आम फल होता है वैसे ही आषाढ़ में यदि आम और जामुन न मिले तो कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई अफसोस नहीं। चैत कहते हैं चैत्र मास को, और उसमें गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई अफसोस की बात नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कि आश्विन मास में यदि इस झाग भरे जल में ये जो गंधपूर्ण जो जल है उसमें यदि कूदना न हो तो बहुत बुरा मालूम लगता है। लेखक ये बता रहे हैं कि इस मौसम में इस पानी में कूदना, इस जलाशय में, गंधपूर्ण जलाशय में कूदना बहुत अच्छा लगता था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया, हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। इस बार क्या हुआ, लेखक बता रहे हैं कि उस तालाब में नहा करके आए, कूद करके आए, मस्ती लेकर के आए, पर हल्की बुखार, हल्का ज्वर कहते हैं फीवर को, ज्वर या बुखार, ये सिमिलर वर्ड हैं।
तो जब नहा धो करके आते हैं तो थोड़ा बहुत बुखार हो, ऐसा अमूमन होता रहता था, साधारण सर में दर्द होता रहता था। पर इस बार क्या हुआ कि जो फीवर है वो बहुत चढ़ गया और ज़्यादा होता गया। रजाई पर रजाई, रजाई कहते हैं ब्लैंकेट को, जो सर्दी में हम ओढ़ते हैं वो उसे रजाई कहते हैं। तो क्या हुआ कि रजाई पर रजाई, और ज्वर है वो रात को 12 बजे के बाद उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपकते हुए जल की शीतलता। दादी माँ नहा कर के आई थी तो उन्होंने सफ़ेद धोती पहन रखी थी और बालों के सिरों पर बाल जो थे, हेयर, उनके किनारों से सद्यह टपकते हुए जल की शीतलता, लगातार शीतल जल टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे ही दादी माँ आई उन्होंने मेरे सर यानी हेड और पेट यानी स्टमक, उनको छुआ, उनको देखा। आंचल की गांठ खोल, मतलब आंचल कहते हैं साड़ी का पल्लू, साड़ी की गांठ खोल करके किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती। दादी अम्मा क्या करती, यदि कोई घर में बीमार हो जाता तो अपने आंचल की गांठ खोल करके किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। मीन्स वो कुछ मिट्टी है वो थोड़ी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। वो ज्वर को कम करने के लिए दादी माँ ऐसे छोटे छोटे कार्य कर रही थी। दिन भर चारपाई के पास बैठी रहती थी और जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती रहती थी और बार बार छू छू करके ज्वर का आइडिया लगाती थी कि कितना ज्वर है। कि घर के प्रत्येक कार्य में दादी माँ ध्यान रखती थी, प्रत्येक कार्य का ध्यान रखती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी कहते हैं मतलब कोई टंकी जो बोलते हैं ना, टैंक, उसमें पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, पानी को पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। खिचड़ी जो खाने के लिए, बीमार व्यक्ति के खाने के लिए जो खिचड़ी होती है, बच्चों क्या बोलते हैं, अटुकुलू, वो खिचड़ी की दाल मिल तो गई है, ऐसा बार बार देखती रहती। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। ऐसे बार बार लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को बहुत सी दवाओं की जो वैरायटीज़ थी उनके नाम जो थे वो याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती थी। क्या काम करती थी, कोई भी गांव में बीमार हो जाता, कोई बीमारी से ग्रस्त होता तो दादी अम्मा वहाँ पहुँच जाती और क्या काम करती, हाथ छूना, हाथ छू करके देखती, माथा छू करके देखती, पेट छू करके देखती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब फिर उनकी स्थिति को देख करके दादी बता देती थी कि उनको मलेरिया है या कोई भूत का साया है या सरसाम है या कोई निमोनिया है। ये सब
दादी विश्वास के साथ बताती, महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठ कर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दादी माँ जो थी वो महामारी, जैसे अभी महामारी चल रही है ना, कोविड-19, ये महामारी, इसे महामारी बोलते हैं। विषूचिका नाम का एक संक्रामक रोग है जिसमें दस्त लगते हैं, मीन्स लूज मोशन होता है और व्यक्ति बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो उनके दिनों में रोज सवेरे उठ करके स्नान के बाद, नहाने के बाद लौंग और गुड़ से मिश्रित जल की धारा, पानी की धारा और गुग्गल और धूप, ये सब चीजें चीज़ों से सफाई करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, ये सब चीज़ों से सफाई करती थी। और दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। दादी माँ क्या करती, दवा में यदि देरी हो जाती, मिश्री या शहद घर में खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, चादर या गिलाफ जैसे अपने बेड शीट्स, ये इनको बोलते हैं चादर या गिलाफ, नहीं बदले जाते तो जैसे गुस्सा हो जाती दादी माँ, पागल हो जाती, गुस्सा हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है, नौकर है वो पानी दे जाता है, ये सब दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब जो नॉर्मल बुखार आता है, अब लेखक अब की बात कर रहा है कि अब यदि बुखार आता है तो नौकर पानी भी दे जाता है और मेस से जो रसोइया है, खाना बनाने वाला है, वो खिचड़ी भी दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी भी देख लेते हैं। कुनेन मिक्सचर की शीशी, कुनेन एक दवाई का नाम है, मेडिसिन का नाम है, उसकी शीशी कहते हैं बोतल को। उसकी तिताई के डर से, मतलब उसकी तिक्तता, तिताई कहते हैं जैसे खारापन, खारा होता है ना, नीम कैसा होता है बच्चों, खारा होता है, उसी प्रकार कुनेन क्या कैसा होता है, खारा होता है। उसके डर से, खारेपन के डर से, तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक क्या बता रहे हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। लेखक के भाई हैं किशन, उनकी शादी ठीक हो गई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, और बोलती, दादी माँ बहुत बुलाने पर आती और बोलती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, और एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मतलब दादी माँ कुछ काम नहीं करती, पर किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। यदि वो नहीं आती तो कोई काम शुरू नहीं होता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। जब लेखक दोपहर को घर लौटे तो देखा कि बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है और सो न होगा धन्नो, दादी माँ उनसे बोल रही हैं कि सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। दादी माँ उनसे पैसे मांग रही थी जो उन्होंने उन्हें उधार दिए थे। वो ब्याज के साथ पैसे मांग रही थी।
तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। दादी माँ उनसे बोल रही है कि तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी अम्मा उनसे पैसे के लिए बोल रही है। तो वो बोलती है, रामी की चाची बोलती है कि दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करें तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। रामी की चाची उनको बोलती हैं कि मालकिन, बेटी की शादी है, आप यदि हम पर काइंडनेस नहीं दिखाएंगी तो कैसे चलेगा। बेटी की शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा। फिर दादी माँ बोलती है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने अब इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। फिर दादी माँ बोली, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपये के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। क्या हुआ बच्चों कि दादी अम्मा उस दिन उस रामी की चाची पर बहुत चिढ़ रही थी और उनको बोल रही थी कि तुमने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे लिए थे उस वक्त तुम बहुत गिड़गिड़ा रही थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन लेखक को वो जो धन्नो चाची थी, रामी की चाची, वो मिल गई और उनसे पूछा। तो उस धन्नो चाची ने कहा कि बेटा, भगवान पर भला करे मालकिन का कि उन्होंने कल ही घर पे आकर के मुझे 10 रुपये और दिए और पीछे के रुपए छोड़ दिए और कहा कि जैसी तुम्हारी बेटी वैसी ही मेरी बेटी। तो जग हंसाई न हो, लोग हंसे नहीं, तुम्हारा काम अच्छे से हो, इसलिए 10 रुपये मुझे और दे के गई है बेटा। और तब लेखक ने उनसे कहा कि उस दिन तो दादी बिगड़ रही थी, दादी आप पर गुस्सा हो रही थी। तो धन्नो चाची ने कहा कि बेटा, कि यदि बड़े लोग रुपए देकर डांटे भी न तो क्या लाभ, यदि वो डांटे नहीं तो लाभ क्या। तो किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह को लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का एक सा मन होता है। लेखक बता रहे हैं कि एक बार किशन की शादी थी तो विवाह की बारात चली गई थी और मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो बारात जाने के बाद में एक औरतों का एक फंक्शन होता है बच्चों, उसमें सिर्फ औरतें ही भाग लेती हैं। उनमें जब औरतों ने लेखक को वहाँ देखा तो उन्होंने आपत्ति जाहिर की, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये लड़का है तो ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो दादी ने कहा, ये बच्चा है, बीमार है, ये यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, लड़की से कैसी शर्म, कैसा पर्दा। तो आगे क्या हुआ बच्चों, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था और बड़ी हंसी आ रही थी। ये वो जो माहौल फंक्शन होता है बच्चों, वो हंसी का फंक्शन होता है, हंसी का सा माहौल रहता है। जो लेडीज़ होती हैं वो बारात में नहीं जाती तो बड़ी
घर पे रह कर के एक तरह से हंसी का माहौल बना रहता है। तो उसी माहौल में लेखक बोल रहा है कि मैं चादर ओढ़ करके सोया हुआ था और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी और सोचा कहीं जोर से हंस न दूं, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। जब वो लेखक हंसे तब देबू की माँ ने, देबू एक लड़के का नाम है, उसकी माँ ने चादर खींच ली और दादी से कहा कि कौन बच्चा सोया है, बेचारा रो रहा है। जब लेखक हंसे तब उन पर व्यंग्य बोल रहे हैं, टेढ़ी बात बोल रही हैं। देबू की माँ बोल रही है कि बेचारा रो रहा है, शायद इसको दूध तो पिला दूं। तो हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई मीन्स थोड़ा छटपट हो गई। तो दादी माँ उन पर बिगड़ी, उन पर गुस्सा हुई और बोली, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। जब लेखक को देबू की माँ मिली कि कल वाला बच्चा भाभी, वह वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। लेखक हैं वो दादी माँ के पास जा खड़े हुए हैं। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तब अभयदान मिल जाता। मतलब कि दादी माँ के पास आने के बाद कोई कुछ नहीं कहता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। मतलब कि दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी। वो बहुत प्यार करती थी बच्चों से। और आज कैसे कैसे, जैसे हवा का चक्र चलता है ना, वात्या चक्र, वात कहते हैं हवा, वात का चक्र, वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा, जैसे हवा का जो चक्र चलता है उसमें सूखा पत्ता है, वो कैसे नचाता है, सूखे पत्ते को कैसे नचाता है। जो हवा का जो गोल गोल घूमने वाला जो चक्र होता है वो सूखे पत्ते को नचाता रहता है। और उस सूखे पत्ते की तरह जीवन कैसे, समय है वो कैसे जीवन को नचाता है, ये दादी माँ बहुत खूब से अच्छे से जानती थी। दादी माँ की मृत्यु के बाद से ही वे दादा की मृत्यु के बाद से ही वो बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। मीन्स धोखा, संसार उन्हें धोखा मालूम होता। और दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, क्योंकि वो चले गए थे, दादा चले गए थे, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादी माँ को आगे भेज देते थे और पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी थी। कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ना, दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मतलब दादाजी की जब मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, उसके बाद कुकुर मुत्ता होता है बच्चों, खेत की फसल में पैदा होने वाला एक खरपतवार होता है कुकुर मुत्ता, और उसका कोई काम नहीं होता, वो खेत की फसल को खराब करता है। इसलिए कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले कुछ लोग थे जो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रहे थे। मुंह में राम बगल में छुरी। दोस्तों, बच्चों, ये क्या है मुंह में राम बगल में छुरी? ये एक मुहावरा है। जैसे सामने से तो बहुत मीठी बात करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब कि सामने से तो मीठी बातें करना और बाद में उन पर, उनके बारे में भला बुरा कहना,
किसी से झूठ कहना, किसी से अच्छी बातें नहीं करना, मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है। दोस्त, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिता ने अतुल संपत्ति व्यय की। पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने दादाजी का जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध कर्म होता है मृत्यु के बाद में, उसमें बहुत ज्यादा व्यय किया था। तो बहुत ज्यादा उन्होंने श्राद्ध में व्यय कर दिया था, उन्होंने स्पेंड किया था, पैसे ज्यादा लगा दिए थे। वह घर की तो थी नहीं, और दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ कहते हैं पश्चिम की ओर से आने वाली हवा को पछुआ कहते हैं। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने कहा। तो मैंने कहा, लेखक ने कहा, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक ने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो दादी माँ ने कहा, क्या है, पूछ। तो लेखक ने कहा, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने कभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, अभी खाना नहीं खाया ना, चल चल। दादी माँ उसकी बात को टालते हुए कहा, तो धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। वो लेखक के भाई और पिताजी वो देख रहे थे, बातें कर रहे थे कि पैसे नहीं हैं। तो और बाबूजी कह रहे हैं कि रुपया कोई देता भी नहीं है, और पीछे कईयों के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, पीछे से उधार लिए हुए हैं, वो भी दिए नहीं। तो दादी माँ ने कहा, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने एक संदूक खोल करके, बॉक्स खोल करके एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था बेटा। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जब घर में, बच्चों क्या हुआ, घर में जब पैसे की कमी थी तो दादी माँ ने संदूक खोल करके सोने का कंगन था, वो पुश्तैनी था, उन जो पूर्वज थे उन्होंने दिया था, वो सब, वो कंगन दादी माँ लेके आ गई और बेटे को दिया। बेटे को देकर के कहा कि मैं अभी तक हूं। और पुराने लोग थे, सब आगे और पीछे की सोच लेते थे। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है,
क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक के बच्चों, लेखक को एक पत्र मिला था और वो किशन भैया का पत्र था। तो वो उस पत्र को देख करके बोल रही थी। किशन भैया का जो पत्र था, उस पत्र को देख करके वो लेखक बोल रहे थे कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अपने आप से ही पूछ रहे थे। वो अपने हाथ में पत्र लिए हुए, जिस हाथ में पत्र था वो हाथ वो कांप रहा था और काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं। मतलब काली जो पुरानी जो यादें हैं वो धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ अब नहीं रही। किशन भैया का पत्र जो उन्हें मिला था, और वो पत्र लिए हुए सारी बातें सोच रहे थे। और बच्चों, दादी माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और आपके घर में भी आपकी दादी माँ होंगी, वो क्या करती होंगी, क्या आपको स्नेह करती होंगी, घर में हर चीज़ों का ख्याल रखती होंगी। तो बच्चों, हमने आज ये पाठ पढ़ा दादी माँ। इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह, और हम आगे की आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों में इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। आप देखना और उनको अपनी नोटबुक में लिखना। मैंने आपको पीछे भी पहले जो लेसन के प्रश्न थे, क्वेश्चन आंसर थे, वो मैंने आपको दे दिए थे। आशा है आप उनको नोटबुक में लिख लिए होंगे, अपना होमवर्क कर लिए होंगे। और अभी जैसा माहौल है बच्चों, मुझे आशा है कि आप घर पे हैं और स्वस्थ हैं और सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी नई जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर रहे होंगे। और घर से बच्चों बाहर ना निकलें और किसी को बाहर निकलने भी ना दें जब तक कोई ज़रूरी कार्य न हो। घर वालों को जब ज़रूरी कार्य हो तभी बाहर निकलने